नमस्कार बच्चों। आज ये मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा चैप्टर का तीसरा पार्ट हम कर रहे हैं और इसमें आज हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे। ये वह शहर था जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा शहर था और इस शहर के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। पहले की तरह कई क्वेश्चंस हैं जो आप लिखेंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। अब मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और कब की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में R.D. बैनर्जी ने की है, राखलदास बैनर्जी। तो आइए देखते हैं। यहाँ वह कहते हैं कि एक नियोजित शहरी केंद्र था। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। यह 2 भागों में विभाजित था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया भाग, 2 बस्तियां हैं, यानी एक छोटी बस्ती है जो ऊंचाई पर बनी हुई है और दूसरी काफी बड़ी बस्ती है लेकिन वो नीचे बनी हुई है। आप यहाँ देख पाएंगे, ये ऊंचाई पर बनी हुई बस्ती है, छोटी है। ये नीचाई पर बनी बस्ती है, काफी बड़ी है। इन्हें पुरातत्वविदों ने 2 नाम दिए हैं। जो ऊंचाई पर बने उन्हें दुर्ग कहा गया और जो नीचाई पर बने हैं उन्हें निचला शहर कहा गया। अब जो दुर्ग की ऊंचाई का कारण कच्ची ईंटों के चबूतरे पर ये बना है, इसलिए ये ऊंचा है और इस दुर्ग को घेरा गया है एक दीवार से, यानी ये निचले शहर से अलग है। हालांकि आप ध्यान देंगे कि निचले शहर को भी घेरा गया था, दीवार से घेरा गया है और दुर्ग को भी दीवार से घेरा किया गया। इसके अलावा बहुत सारे भवन हैं जो ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे, जिसमें काफी श्रम लगता था और काफी गहन ये कार्य था, जिसके लिए बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता थी। यहाँ लेखक कहते हैं कि यहाँ ईंटें बड़ी सुनियोजित ढंग से इस्तेमाल की गई हैं। ईंटें, यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता की ईंटों के बारे में बताएं। तो ईंटों के जो लक्षण है वो धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी, यानी पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था और ये एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। तो 1 से ही 2 का अनुपात है लंबाई और चौड़ाई में। इस प्रकार की ईंटें हमें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई दिखाई देती हैं और ऐसी ही ईंटें हमें सभी हड़प्पा शहरों में दिखाई देती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईंटों के बारे में। तो आगे है नालों के बारे में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो नाले की जो संरचना है, जो जल निकास प्रणाली है, वो एक तरह से सड़कों और नालियों का एक ग्रिड है। यानी आप ध्यान दें तो कुछ ऐसी संरचना है कि ये समकोण पर काटते हैं और इन्हीं सड़कों के साथ साथ नालियां हैं और यहाँ पर मकान हैं
तो एक तरह से कहा जाए तो सड़कें और नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया है, यानी पहले गलियों का और नालियों का की संरचना की गई है, उसके बाद घर बनाए गए हैं, यानी एक तरह से सुनियोजित ढंग से शहर को बनाया गया है। तो और नाले जो हैं पक्की ईंटों से बने होते थे, ये ढके होते थे और इनकी सफाई की व्यवस्था थी, यानी पत्थर जो हटाकर ऊपर से इनको साफ किया जा सकता था नालियों को। तो यहाँ ये बात याद रखिए, जल निकास प्रणाली पर क्वेश्चन आता ही आता है। दुर्ग के बारे में यहाँ ये कहते हैं कि हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी व एक लेके बड़ा निचला पूर्वी भाग है, इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धोलावीरा और लोथल जैसे स्थल पर पूरी बस्ती किलेबंद की गई है कि हड़प्पा की बस्तियों में हमें ज़्यादातर में अलग अलग दुर्ग की अलग और निचले शहर की अलग अलग घेराबंदी की गई है, लेकिन हमें धोलावीरा और लोथल में दिखाई देता है कि पूरी बस्ती की ही किलेबंदी की गई। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं है, पर कुछ ऊंचाई पर बना गया, और लोथल में वह कुछ ऊंचाई पर बना हुआ है। लेकिन हड़प्पा शहर की हमने अब नालों के बारे में पढ़ा है, अब हम गृह स्थापत्य यानी उनकी घरों के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो के जो घर हैं, देखिए उनके बीच में एक आंगन है और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। आंगन खाना पकाने, कताई करने जैसे काम वहाँ किए जाते थे। यहाँ पर खास बात है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एकांतता, प्राइवेसी पर ज़्यादा ध्यान देते थे। निचले तल पर जितने भी कमरे बने होते थे उनमें खिड़कियां नहीं होती थी, ताकि कोई किसी की प्राइवेसी में विघ्न न डाल पाए। इसके अलावा मेन डोर से घर का अंदर का भाग सीधा नहीं देखा जा सकता था मुख्य दरवाजे से। ये भी प्राइवेसी के लिए उन्होंने किया था। और जो स्नानागार था वह पक्की ईंटों का बना होता था, पूरा घर ही पक्की ईंटों से बना होता था। और कई घर जो हैं वो 2 मंजिले भी होते थे और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी थी। ज़्यादातर घरों में कुएं की व्यवस्था है मोहनजोदड़ो में। कई जगह कई मकानों का एक कुआं और एक आंगन देखा गया है, लेकिन अनुमान लगाए विद्वानों ने ये लगाया है कि मोहनजोदड़ो में लगभग कुओं की संख्या 700 है। ये संख्या पूछी जाती है तो लगभग 700 कुओं की संख्या है मोहनजोदड़ो में। इसके बाद हम दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। जो ऊंची बस्ती है उसमें क्या क्या है। तो दुर्ग में हमें 2 संरचनाएं देखने को मिलती हैं। एक है माल गोदाम, और आजकल सिर्फ इसके ईंटों से बना इसका निचला हिस्सा बचा है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा शायद लकड़ी का था जो नष्ट हो चुका है। इसके अलावा एक विशाल स्नानागार भी मिला है। विशाल स्नानागार एक आयताकार जलाशय है जिसके चारों ओर से एक गलियारे से ये घिरा हुआ है। चारों तरफ गली है, बीच में एक जलाशय है। ये पूरी संरचना काफी बड़ी है, लेकिन हम सिर्फ अभी जलाशय के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जलाशय के अंदर जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां हैं। तालाब के अंदर जाने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां हैं। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया, यानी पानी बहे नहीं,
जो फर्श नीचे और साइड में जो दीवारें हैं उन पर जिप्सम का प्रयोग किया गया है। इसके 3 और कक्ष बने हुए हैं, जिनमें तीनों और कक्ष हैं। एक कक्ष में एक बड़ा कुआं है जिससे पानी जलाशय में आता है। इसके उत्तर में एक गली में छोटी संरचनाएं हैं जिसमें 8 स्नानागार और हैं। तो मुख्यतः बात है कि एक जलाशय है। विशाल स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में है। 1 नंबर का क्वेश्चन। ये आयताकार है और काफी बड़ी ये संरचना दिखाई देती है। इसके बारे में आपको क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, पर ये आपको पता होना चाहिए कि इस गलियारे में, इस दुर्ग में कई बार क्वेश्चंस दुर्ग से रिलेटेड आते हैं। तो दुर्ग में क्या क्या संरचनाएं हैं? हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर में माल गोदाम दिखाई दिया है और विशाल स्नानागार। इसके अलावा वहाँ और जो बहुत सी संरचनाएं हैं, लेकिन ये 2 मुख्य हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कई बार मोहनजोदड़ो के स्थापत्य के बारे में पूछ लेते हैं कि कैसा है। तो आपको पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जिसमें नालों के बारे में लिखेंगे, ईंटों के बारे में लिखेंगे, उनके घर के, उसके मोहनजोदड़ो के घरों के बारे में हम लिखेंगे, वहाँ की गलियों के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम स्नानागार के बारे में लिखेंगे और विशाल गोदाम के बारे में भी लिखेंगे। थैंक यू।